हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर डेमोक्रेसी को, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो है जितने भी आपका एनसीईआरटी है उसको डीपली कवर करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से हम जो है पढ़ने वाले हैं। हर एक की टर्म को समझेंगे, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरी बुक के साथ, ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाए। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल लेक्चर होने वाले हैं, तो अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया तो गारंटीड आप जो एसएसटी के अंदर अपने पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बिल्कुल आपको डीपली जाके पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक बात आपको पता हो। ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है लेक्चर्स लंबे लंबे हो सकते हैं, बट अगर आप एक बार फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम इस टर्म का मीनिंग भी समझेंगे डेमोक्रेसी, और इस पर क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और क्या क्या हमारे लिए जानना आवश्यक है, रैदर देन सिर्फ कंप्लीटिंग सिलेबस। उसके अलावा हमें क्या क्या पता होनी चाहिए बातें, वो भी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। ठीक है, देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैंने पहले से आपके लिए मार्क भी कर रखी है, जिससे कि हम इजीली यहाँ पे चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा इंडिया जो कंट्री है, आपको पता है हम लोग इंडिया में रहते हैं। हमारी जो इंडिया कंट्री है ना, वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अभी डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी को हिंदी में वैसे क्या बोलते हैं? हिंदी में से लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। हमारे इंडिया में 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और हमारी कंट्री में जो वोटर बेस है, वोटर बेस यानी कि वोट देने वालों की संख्या जो है वो 96.8 करोड़ थी 2024 के अंदर। ये आंकड़ा भी और बढ़ चुका होगा। हमारे इंडिया के अंदर क्या फैसिलिटी है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें हम सेलेक्ट कर पाते हैं, उन्हें वोट करके चूज़ कर पाते हैं। इतना क्लियर है? तो जो सरकार जो हम पे राज कर रही है आज, उसे हम ही यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसे एक बीकॉन ऑफ होप बोला गया है। इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब है कि एक आशा की किरण है, क्योंकि इसके अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। और इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सर्व करता है डेमोक्रेसी का। हालांकि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, उन चैलेंजेस को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में यहीं से चीज़ें आपसे पूछी भी जाती हैं उसके चैलेंजेस को लेके। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब हमें अब तक ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हम अपनी गवर्नमेंट को खुद से इलेक्ट कर पाएँ, और जहाँ पे हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिंदी में होता है संविधान। क्या होता है ये हमारा संविधान है। ठीक है, यानी कि जिसके नक्शे कदम पे हमारे पूरे भारत को काम करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगा था, और इसको बनाना इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है सेफ गार्डिंग द राइट ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। जितने भी लोग हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर, सबके हक और अधिकारों की जो सुरक्षा करता है वो हमारा संविधान यहाँ पे करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई है वो हमें फॉलो करनी होती है, हमारी कंट्री को फॉलो करनी होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब उसको बनाया गया था, तो बनाने के बाद हमें जब बन गया वो, ठीक है, तो उसको 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में समय कितना लगा था? तो उससे लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना समय लगा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसकी एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का हेड कौन था? उस कमेटी का हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो उस कमेटी के हेड थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी थी बेसिकली। तो उसके बाद हुआ क्या, जो 26 नवंबर को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया इस बात को, लेकिन एक्चुअली में जो अप्लाई किया गया, एक तो हो गया कि हाँ हमने कोई चीज़ बना के रख लिया। ऐसा समझ लो जैसे कि आपने खाना बना के रख दिया। तो आपने खाना बना के रख दिया 8 बजे, लेकिन खाओगे कब? खाओगे उसे 9 बजे। तो सिमिलरली यहाँ पे हुआ क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 26 नवंबर को बन गया, तैयार तो हो गया था 1949 में, लेकिन अगले साल 26 जनवरी को बोला गया कि ये लागू किया जाएगा। ठीक है, इसको लागू किया जाएगा। वैसे जो 26 नवंबर का जो दिन है, 26 नवंबर का दिन जो होता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। संविधान का दिन होता है उस दिन। और 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? 26 जनवरी को हम लोग बनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, जिस दिन न्यू दिल्ली में आपकी परेड होती है कर्तव्य पथ पे। ठीक है,
इतनी बात आपको क्लियर है। अब प्रश्न ये उठता होगा आपके दिमाग के अंदर कि हम ये 26 जनवरी को क्यों मना रहे थे, ठीक है। जब हमने 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया तो वाई ऑन 26 जनवरी वी आर सेलिब्रेटिंग इट, इसके पीछे का एक ही रीज़न है। एक्चुअली में बात है 1930 की, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज डे बनाया गया था। पूर्ण स्वराज डे बनाया गया था। पूर्ण स्वराज, स्वराज का मतलब क्या होता है, हम अपनी खुद की धरती की बात कर रहे हैं, हम खुद की ज़मीन की, हाँ यहाँ हमारा राज होगा, ये हमारा स्वयं, हम उस पर पूर्ण स्वराज चाह रहे हैं। पूर्ण स्वराज यानी कि टोटली हमारा उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, उसे पूर्ण स्वराज बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज मनाया गया था, पूर्ण स्वराज मनाया गया था, ठीक है, 1930 के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या था, आखिर ये सेलिब्रेट क्यों किया था 1930 में, क्यों सेलिब्रेट किया था, और 1930 में स्पेसिफिकली 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया था, इसके पीछे एक रीज़न था। इसके पीछे रीज़न था एक्चुअली में 1929 के अंदर एक लाहौर सेशन हुआ था। 1929 के अंदर एक लाहौर में एक सेशन हुआ था, उसके नेक्स्ट ईयर में ये पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 जनवरी को मनाया जाता है। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, हालांकि एक बात और बता दूं आपको यहाँ पे कि 26 नवंबर को जब बन चुका था, अब जैसे लागू तो उसको किया 26 जनवरी पे किया, लेकिन नवंबर के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि बना के छोड़ दिया तो कुछ करेंगे नहीं, तो कुछ कुछ चीज़ें उस टाइम पे अप्लाई कर दी गई थी हमारी कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो 26 नवंबर को क्या क्या बातें अप्लाई कर दी गई थी वो मैं आपको बताऊँ। तो उस टाइम पे बोला गया था कि इंडिया में जो सिटीजनशिप है यानी इंडिया में जो रहते हैं लोग, ठीक है, उसके बारे में चर्चा उस टाइम पे ऑलरेडी इम्पोज कर दी गई थी। यानी कि 26 जनवरी से सारी बातें मानी गई, लेकिन 26 नवंबर से कुछ ऐसी बातें थी जो कि बोला कि नहीं नहीं इसको तो अभी से मानना इंपॉर्टेंट है, हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी हमारी सिटीजनशिप, यानी कि भारत की नागरिकता। अब भारत की जो सिटीजनशिप है वो एक सिंगल सिटीजनशिप है यानी कि एकल नागरिकता। इसे हम एकल नागरिकता के नाम से जानते हैं। एकल नागरिकता यानी कि आप केवल भारत की ही नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है, एकल नागरिकता। तो इसको सिंगल सिटीजनशिप बोला जाता है। सिटीजनशिप के बारे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 9 के बीच में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल्स हमें सिटीजनशिप के लिए क्या क्या बताते हैं। देखो, भारत के अंदर रहने के लिए आपको जो नागरिकता चाहिए वो किन किन बेसिस पे मिलती है। या तो देखो आपका जन्म यहाँ पे हुआ हो, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स जो पहले से यहाँ रह रहे हों, ठीक है, और कुछ लीगल मेथड्स भी होते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है यहाँ की सिटीजनशिप को अक्वायर करने का। अच्छा, अगर सिटीजनशिप हमें छोड़नी हो इस देश की, हम नहीं चाहते कि हम भारत के नागरिक कहलाएं, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हम जो है खुद से छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको जो है देशद्रोही अगर आप हो जाते हो तो देशद्रोही आप बन के तो आपको यहाँ की नागरिकता छोड़ जाएगी, और नहीं तो आप लीगली तरीके से भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक पहला तो था कि सिटीजनशिप उसी टाइम पे लागू कर दी गई थी। दूसरा था सिटीजनशिप के अलावा आपके इलेक्शंस। क्या बोला मैंने, पहले तो आपकी सिटीजनशिप और दूसरा आपका इलेक्शंस यानी कि चुनाव। इलेक्शंस की जो बात थी ये भी उसी टाइम पे बोल दी गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका पार्लियामेंट है, जो आपका जो पार्लियामेंट होगा, ठीक है, पार्लियामेंट की भी बात उसी टाइम पे बोल दी गई थी कि इस टाइम से तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एप्लीकेबल हो जाएंगी। यहाँ जो पार्लियामेंट थी वो प्रोविजनल थी यानी कि परमानेंट वाली नहीं थी, जस्ट ऐसे बनाई गई थी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये गारंटी देता है कि कोई भी जो सिटीज़न है उसको जो है डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। धर्म के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है। रेस के बेसिस पे, रेस का मतलब होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है। अब रेस का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो इंडियंस हमारी एक रेस है। हम एक जैसे एशियन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं तो हम एशियन में काउंट होते हैं, है ना। अब जैसे हो सकता है बहुत से लोग कहते हैं कि हम अफ्रीकन्स को हेट करते हैं, ठीक है, तो अफ्रीकन्स को हेट करने का मतलब है आप उनकी रेस को हेट कर रहे हैं। रेस मतलब वो कहाँ से आ रहे हो, ऑलरेडी आप उस चीज़ को हेट कर रहे हो, इसे हम रेस बोलते हैं। जैसे हो सकता है कुछ जगह पे एशियंस को हेट किया जाता हो कि हमें एशियंस नहीं पसंद, ठीक है, और कुछ जगह एशियंस के अंदर स्पेसिफिकली इंडियंस को हेट किया जाता हो। अब इसका एग्जांपल है जैसे साउथ कोरिया जो कंट्री है वहाँ पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा हेट किया जाता है। सिमिलरली जैसे न्यूजीलैंड के अंदर इंडिया के जो भी रिलीजियस जो लोग गॉड्स वगैरह को फॉलो करते हैं वो सब कुछ वहाँ पे बैन करने की बात चल रही है।
तो ऐसे बहुत जगह पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना गारंटी देता है कि हमारे इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट ये सबको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलना चाहिए आपको। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आप कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता होगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेक्स के बेसिस पे, यानी कि मेल फीमेल के बेसिस पे, जेंडर बायस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, तो उससे बचाने के लिए। उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, आपका कहाँ जन्म हुआ है, इस चीज़ से आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए कि ये तो वहाँ पैदा हुआ है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या करता है, वो चाहता है कि हमारे सभी के सभी सिटीजन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें पूरी प्रोसेस के अंदर, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल्स पे भी। और इसके लिए हम क्या करवाते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं, इलेक्शंस के थ्रू सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे एक इमेज दे रखा है, ये इमेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली का है। ठीक है, उस टाइम पे जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया ना, उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, तो ये सभी के सभी मेंबर्स थे, इतने सारे मेंबर थे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, इन लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिज़ाइन किया है, सब लोगों ने मिलकर, सबके आइडिया, सबकी बिलीव्स और अदर कंट्रीज़ के भी आइडिया इंक्लूडेड थे। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी ना, आप देखोगे इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, उस टाइम पे जो राज था हमारी कंट्री में वो तो ब्रिटिशर्स का था, अंग्रेज थे उस टाइम पे। तो ये असेंबली बनी कैसे, उस टाइम पे असेंबली बन कैसे गई, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। एक्चुअली में हुआ क्या था, अगर बात करूँ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो होता क्या है, 1928 के अंदर 1928 में पहली बार नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट जो है सभी पार्टीज़ ने मिल के दी थी उस टाइम पे। ठीक है, और ये मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी, तो इसे हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू ने इसको रिप्रेजेंट किया था, कहाँ पे, लखनऊ में प्रेजेंट किया था, और वहाँ बोला था कि हमें भारत का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, भारत का खुद का संविधान हमें चाहिए। ठीक है, उसके 6 साल बाद एम एन रॉय ने बोला कि हमें संविधान तो चाहिए ही, लेकिन संविधान को बनाने के लिए एक असेंबली बनानी चाहिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना बोला गया, यानी कि संविधान सभा हमें बनानी पड़ेगी। उस सभा में बैठ के जो लोग होंगे वो लोग संविधान बनाएंगे भारत का। और ठीक उसके अगले साल ही आईएनसी ने डिमांड किया। आईएनसी क्या है, आईएनसी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कि आपको पता होगा उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी है वही आपकी एक्टिव हुआ करती थी हमारी कंट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा वही एक्टिवली थी। ठीक है, हमारी पूरी कंट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही फैली हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड किया यहाँ पे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी चाहिए, हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। अब जब ये सब देखा गया कि इंडियंस इतना ज़्यादा इस बात को लेके प्रपोज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का तो राज था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते, तो उस टाइम पे हुआ क्या था एक्चुअली में, इसके ठीक 4 साल बाद उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गए थे, तो उन्हें समझ में आया कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा इंडिया पे कंट्रोल को सस्टेन करने के लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऑफर्स दिए थे इंडियंस को। वो कौन कौन से ऑफर्स थे उसके बारे में सिर्फ आप जान लो, आपको याद रखना आवश्यक नहीं है, केवल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कि ऐसा ऐसा भी कुछ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर आपका 1940 में, क्योंकि आपका वर्ल्ड वॉर हुआ तो वर्ल्ड वॉर के नेक्स्ट ईयर ही ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, इंडियंस को मनाना पड़ेगा, तो उन्होंने 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त ऑफर लेके अगस्त के महीने में लेके आए थे, इसलिए इसे अगस्त ऑफर बोलते हैं। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स का जो वॉइसरॉय था, वॉइसरॉय मतलब होता है जैसे उनका हेड टाइप हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पे लॉर्ड लिनलिथ क्रू जो था वो इस अगस्त ऑफर को लेके आया था। ठीक है, अगस्त ऑफर लेके आया था, इसमें यही बात की गई थी कि हाँ हम तुम्हें तुम्हारा संविधान बनाने का मौका दे देंगे। फिर आपका सेकंड नंबर पे क्रिप्स प्रपोजल आया था, यानी जो क्रिप्स था, ठीक है, स्टैमफोर्ड जो क्रिप्स था उसने एक प्रपोजल दिया। उसने 2 साल बाद बोला कि हम आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस भी दे देंगे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने को भी दे देंगे। अभी डोमिनियन स्टेटस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि जैसे हमारा भारत देश जो है ना, वो खुद की सरकार तो बना सकता है, लेकिन वो काम फिर भी अंग्रेज़ों के राज में ही करेगा, यानी कि हमारे पूरे देश पे तो रहेगा राज अंग्रेजों का ही, लेकिन उसके अंदर जो सरकार जो काम करेगी ना, जो गवर्नमेंट जो काम करेगी, जो सिस्टम काम करेगा, वो हमारे इंडिया का होगा। तो ये डोमिनेंट स्टेटस कहलाता था। हालांकि आप देखो कहीं ना कहीं डोमिनेंट स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हम क्यों चाहेंगे कि मतलब कहने वाली बात होगी कि पावर आपके हाथ में है लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है ना, तो वो तो कोई सही मतलब है नहीं। तो डोमिनेंट स्टेटस हमारे इतना काम का नहीं था और ब्रिटिशर्स हमें ऐसा दिखा रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा ऑफर है तुम लोगों के लिए। फिर उसके बाद होता क्या है कि कैबिनेट
उससे बीच में एक और आया था जो कि वेवल्स प्लान था। वेवल्स प्लान जो है वो 1945 के अंदर आया था, जो कि शिमला की कॉन्फ्रेंस के अंदर आया था। ठीक है, तो इसके अंदर ही डोमिनेंस स्टेटस को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था 1945 के अंदर। ठीक है, हुआ क्या, अब तक यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है, सिर्फ ऑफर्स ही आ रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हुआ अब तक कुछ भी। उसके बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 के अंदर। और आपको पता है हमारा कंट्री 1947 में ही क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट लगना चाहिए कि अब हम कहीं ना कहीं जीत रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके अंदर 3 ब्रिटिशर्स थे, 3 ब्रिटिशर मेन थे हमारे यहाँ पे। एक था पैथिक लॉरेंस जो कि एक चेयरमैन बनाया गया था। उसके अलावा स्टैफोर्ड क्रिप्स था, वही क्रिप्स जो कि क्रिप्स प्रपोजल लेके आया था। उसके अलावा एवी अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो ये 3 लोग थे, बेसिकली हेड थे ये तीनों, और चेयरमैन उसमें कौन था, पैथिक लॉरेंस था। तो ये लोग कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए थे और इस प्लान को जो है एक्सेप्ट किया था। किसने एक्सेप्ट किया था, इसको एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने, क्योंकि पूरे देश में ऑफकोर्स हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया था। मुस्लिम लीग क्या है यहाँ पे, जैसे देखो उस टाइम पे भी इस बात का बायस तो था ही कि राइट हिंदूस अलग है, मुस्लिम्स अलग है ना। इस चीज़ को लेकर पहले बंटवारा भी हुआ था 1905 का, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया था हिंदूस और मुस्लिम्स के बेसिस पे। तो इसलिए मुस्लिम लीग भी बना हुआ था ऑलरेडी, जो कि इंडिया में कहता था कि मुस्लिम्स के सपोर्ट की बात करते हैं। और यही कारण है कि हमारा देश जो है वो सेपरेट हो गया पाकिस्तान से। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की अलग डिमांडें थी, ये भी एक रीज़न है। तो मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने मिल के जो एक्सेप्ट किया, मिल के एक्सेप्ट कर लिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक्चुअली में, दोनों ही आपस में अपोजिंग थे। ठीक है, अपोजिंग थे, तो अब जब साथ में एक्सेप्ट कर लिया तो मान लिया गया कि हाँ कैबिनेट मिशन प्लान हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब हमारा जो फाइनली जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाएगी। लेकिन बनाना क्या इतना आसान था, नहीं। 1946 में सब कुछ आता है, बहुत लंबी चर्चाएं चलती हैं, एक्सेप्ट हो जाता है। तो उसके बाद जाके एक होता है ना, एक होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है जैसे आपको मैसेज लिख के छोड़ दो ड्राफ्ट में, ठीक है, अब आप भेजोगे उसको बाद में, लिख के आपने ऐसे ही छोड़ दिया ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ड्राफ्ट हुआ था, पहला जो ड्राफ्ट हुआ था ना आपका, वो 21 फरवरी 1948 को पहली बार ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ड्राफ्ट भी क्या किया था, ड्राफ्ट में ये बताया था राइट कैसे यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब होता है कि भारत की एक सरकार बनाई जाएगी, उस सरकार के अंदर कितने कितने लोग काम करेंगे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका ये 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्ट हुआ था। आई थिंक इंटरिम गवर्नमेंट जो इसी टाइम पे बन गई थी, सॉरी इंटरिम गवर्नमेंट जो है 1947 से बन गई थी आपकी। उसमें बहुत सारे हेड्स वगैरह थे, वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस प्रकार से बिल्ड हुआ था। ठीक है, तो ये सभी लोग मेंबर्स थे। अब कितने मेंबर्स थे क्या थे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, अब हमने डेमोक्रेसी को अपनाया तो है, लेकिन कुछ कारण रहा होगा, तो इसके पीछे कुछ परंपराएं चलती आ रही हैं, ट्रेडिशंस। आप पुराने समय के चीज़ों को देखोगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ जानने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऋग्वेद का बता रखा है, जैसे ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है, सामवेद होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर एक यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक का मतलब था, उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि किस प्रकार से असेंबली वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, वैसी चीज़ें हमारे मतलब इतिहास में भी देखने को मिलती हैं, बहुत पहले से ऐसी बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, हमने ऑलरेडी देख लिया है यहाँ पे। ठीक है, और वैदिक पीरियड की बात करते हैं। वैदिक पीरियड यानी कि पुराने बहुत समय की बात करी जा रही है, जब वेदास का समय था, जिस टाइम पे वेदास की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको सब कुछ डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि वेदास वगैरह वैदिक पीरियड कैसे काम करता था उस टाइम पे। ठीक है, जैसे उस टाइम पे सभा बनती थी, समितियाँ बनती थी, है ना। एक उसमें विधाता होता था, जो कि ये लोग क्या करते थे उस टाइम पे, सब लोग मिलके एक कलेक्टिव डिसीजन लेते थे, है ना, कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। ये सब जो चीज़ें आपको, ये आपको क्या पता चलता है यहाँ पे, कि आपको पता चलेगा वो लोग अपने स्टेट्स की फंक्शनिंग कैसे करते थे। ठीक है, तो ऐसे ये सारी बातें दे रखी है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इतना आइडिया लेना है कि हाँ पहले भी ऐसी बातें हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी हमारी बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे यहाँ से दे रखे हैं, सिंपल है बिल्कुल। जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस पता है 1947 में मिला था। अच्छा, 1947 के अंदर एक इंडिपेंडेंस एक्ट भी आया था। क्या आया था, मैं बता देता हूँ आपको कि 1947 के अंदर ही एक इंडिपेंडेंस एक्ट आया था इंडिया का, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के चलते हुआ क्या था आपका, इस एक्ट के चलते आपका पाकिस्तान सेपरेट हो गया था। इस एक्ट के चलते पाकिस्तान आपका सेपरेट हो गया था। ठीक है, पाकिस्तान सेपरेट हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके लिए, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया था 1946 में। समझ में आया क्यों बना था, क्योंकि 1946 में एक्सेप्ट किया था। समझ में आ गया इतना। ठीक है,
ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकें। असेंबली को कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने, और आई थिंक आगे दे रखा होगा यहाँ पे, हाँ 18 दिन लगे थे। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि इतना समय लगा था, वर्ल्ड का यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये कौन है? ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि क्या है, चेयरमैन थे। और चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था हमारा इंडिया का, उसके हेड थे, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बता रखा है कि आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी वो किसके चलते और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के चलते। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या सिर्फ असेंबली बना दी और 4 लोगों ने बात बता दी, क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं, उस टाइम पे डिबेट्स भी हुआ करती थी। डिबेट्स होने से होता क्या है, जैसे एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट पता चलता है, दूसरे का पता चलता है, तो आप जो है ना एक बेटर रिजल्ट की तरफ बढ़ते हो। रोबस्ट यानी कि ठोस, यानी कि एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जो कि बिल्कुल स्ट्रांग हो, सबके लिए फ्लेक्सिबल हो। अगर उसमें कभी कोई बाई चांस चेंजेस करने पड़े, ट्रांसफॉर्मेटिव हो, आने वाले जैसे समय बदलेगा तो क्या उस समय पे भी वो चीज़ें अप्लाई होंगी जो आज हम बना रहे हैं, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसा संविधान बना रहे हैं जिसके अंदर लोगों को चीज़ों का जवाब मिल सके, जवाबदेही हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अगर इतना आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो होता है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, अब ध्यान से देखेंगे उसे। कि लिबर्टी क्या होती है? हमारी आज़ादी। इक्वालिटी हो गया आपका, जस्टिस हो गया, और फ्रेटर्निटी हो गया। ये चीज़ें होती क्या हमारी, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे। लिबर्टी का मतलब होता है आपकी आज़ादी, ठीक है, एक व्यक्ति की स्वयं की जो आज़ादी होती है उसे लिबर्टी बोला जाता है। इक्वालिटी मतलब होता है समानता, कि सबको जो है बराबर ट्रीट किया जाए। जस्टिस क्या होता है? आपका न्याय होता है, जस्टिस आपका न्याय होता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है फ्रेटर्निटी मतलब? फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। या आर्टिकल 368, ये क्या बात बोली जा रही है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे कि आर्टिकल 368 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमसे कहता है कि आज जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अगर कल को उसके अंदर समय के अनुसार परिवर्तन करने पड़े, उसके अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ा, तो आर्टिकल नंबर 368 हमसे कहता है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई नई चीज़ उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं, कुछ अपडेट कर सकते हैं। और अगर अपडेट वगैरह कर पा रहे हैं तो इसी चीज़ से पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है और रिस्पॉन्सिव है चेंजेस के लिए। जो भी चेंजेस आते जाएंगे, सोशो पॉलिटिकल मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर सोशली पॉलिटिकली जो नीड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया जा सकता है। तो कुछ और बातें जो मुझे लगता है कि मैं आपको बता पाऊँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा और कर लेते हैं इसके बारे में। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो सिंबल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है आप मुझे ये बताओ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? आप ये भी बताएं कौन सी भाषा के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि इसको इंग्लिश के अंदर किसने लिखा था, और इसको हिंदी के अंदर किसने लिखा था, ठीक है, और इसको डेकोरेट किसने किया था। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बता ही दो, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज, थोड़ा सा जानने के लिए, ठीक है। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सिंबल क्या है। मेन तो आपको सिंबल पता होनी चाहिए, लैंग्वेज पता होनी चाहिए, बाकी 3 चीज़ें ना भी पता हो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है। सिंबल क्या है? सिंबल है एलिफेंट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है एलिफेंट, हाथी। लैंग्वेज की बात कर ले, हमारा जो संविधान है वो इंग्लिश भाषा के अंदर लिखा गया था, प्रॉपरली इंग्लिश में लिखा था, कुछ भी हिंदी में नहीं था उसके अंदर, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में लिखने का मतलब है कि इसको क्या किया था? कैलीग्राफ किया गया था। कैलीग्राफ मतलब होता है ना, सुंदर राइटिंग के अंदर लिखते हैं सज के बहुत ज़्यादा, है ना। तो कैलीग्राफी जो की थी वो इंग्लिश के अंदर की थी राम बिहारी नारायण रायज़ादा ने की थी, ठीक है। नाम पे मत जाना, काम पे जाओ। हिंदी में अगर बात कर ले तो हिंदी में जो है वसंत कृष्ण वैद्य ने जो है वसंत कृष्ण वैद्य ने जो है हिंदी में कैलीग्राफ किया था। और डेकोरेट की बात कर ले, सजाया किसने था? तो सजाया था नंदलाल बोस ने जो है इसे सजाया था, डेकोरेट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए कि हमारा जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बना था ना, असेंबली बना था, उसके अंदर हमारे पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, हमारे फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, तो हमारे जो पहले जो हेल्थ मिनिस्टर थे ना, वो थे राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर जो है वो पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। राजकुमारी अमृत कौर जो है वो हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक और फैक्ट आपसे पूछ लूँ कि फर्स्ट सीएम यानी कि फर्स्ट फीमेल सीएम इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल सीएम इन इंडिया कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी थी। और कहाँ की सीएम बनी थी पहली बार? यूपी की सीएम बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और भारत की पहली महिला सीएम थी। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा यूपी की बात कर लें तो यूपी में जो फर्स्ट जो गवर्नर थी वो कौन थी? फर्स्ट जो गवर्नर थी वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अच्छा सरोजिनी नायडू को जो है नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। और सरोजिनी नायडू के चलते 13 फरवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? नेशनल विमेन डे बनाते हैं। नेशनल विमेन डे बनाते हैं। याद रहे, नेशनल विमेन डे की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पहली गवर्नर थी। हमारा जब भारत जब आज़ाद हुआ था ना, आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 में, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच का नाम क्या था? उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। TRYST, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच थी। कौन सी स्पीच थी? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी थी। और ये कब दिया था? ये आधी रात को स्पीच दी गई थी। ठीक है, आधी रात को ये स्पीच दी गई थी। ठीक है, क्या नाम था स्पीच का? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी थी, जिसमें ये बात की गई थी कि भारत हमारा आगे आज़ाद होकर किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? अच्छा एक बात थी यहाँ पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था ना, उसके बाद भी बोला गया था कि भले ही आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे हैं, क्या बोला गया कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे हैं, लेकिन आगे जाके उसके बावजूद भी इनइक्वालिटी होगी, हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, वो जानते थे कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे हैं, लेकिन इसको बनाने में और फॉलो करने में बहुत फ़र्क आएगा, जो कि ऑफकोर्स आ रहा है। ठीक है, हमें पता ही है कितना डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा एक बात और पूछ लूँ आपसे कि इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने बनाया था? ठीक है, इंडिया का जो नेशनल जो फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो वो डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने यहाँ पे डिज़ाइन किया था इंडियन नेशनल फ्लैग को। वो सारी फैक्चुअल बातें हैं, केवल आपको जो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ना चैप्टर के रिगार्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ, वो बातें आपको याद करनी है, समझना है, पहले समझते रहो। ठीक है, इसका जितना भी कॉन्टेक्स्ट होगा ना कि आपको क्या बात याद रखनी क्या नहीं रखनी है, उसका मैं आपको शॉर्ट में कंप्लीट रिवीजन करके बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ें कर लो इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे उसका अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जितनी भी बातें बताई गई हैं आप इसको याद रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।